फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पॉलिटी सीरीज। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की बुक दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर नंबर 8 दैट इज लोकल गवर्नमेंट। फर्स्ट 7 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में जब हम फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट वर्क करते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है व्हेन द गवर्नमेंट वर्क एट 2 लेवल, ठीक है। 2 स्तरों पे जो है 2 तरह की पॉलिटीज होती हैं। एक जो केंद्र सरकार जो कि पूरे देश को कंट्रोल करती है और एक राज्य जो कि राज्यों के स्तर पे करती है। बट हमारे देश में देयर आर 3 टायर्स, 3 लेवल हैं, एक सेंटर, एक स्टेट एंड थर्ड वन इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि आ जाती है पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं जिसके आंसर हमें मिलेंगे। पहला ये कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती क्या है, लोकल बॉडीज जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्या है। फिर हम जानेंगे कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था। साथ ही हम जानेंगे कि ये जो लोकल बॉडीज है इनके क्या काम है, किस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर सकती है। इन्हीं तीनों चीजों पे फोकस रहेगा इस चैप्टर का और इसी के बारे में डिटेल में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल जो है दिमाग में आता है वो है कि क्यों जरूरत पड़ी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की या लोकल गवर्नमेंट की फॉर दैट मैटर, ठीक है। हम बात करें फेडरल स्ट्रक्चर तो हमारे देश में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। उसके बेस पे देयर वर स्टेट एंड सेंटर गवर्नमेंट ऑलरेडी वर्किंग, ठीक है। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी वर्क कर रही हैं, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जरूरत ही क्यों पड़े, ठीक। तो इस सवाल का जवाब 2 एग्जांपल देके इस चैप्टर में बताया गया। पहला एग्जांपल है गीता राठौर का। गीता राठौर जो कि सरपंच है। आप इस तरह के जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए गए हैं ना, ये आप अपने एथिक्स के पेपर में भी बहुत यूज कर सकते हैं। एथिक के बेसिस में जब केस स्टडीज आती हैं, जब आपको किसी पर्टिकुलर ऑनेस्टी, डिग्निटी या एडमिनिस्ट्रेशन पे या पब्लिक इंटरेस्ट पे आपको कुछ आंसर लिखना है, तो आप इस तरह से एग्जाम्पल कोट करते हैं ना, तो आपको ब्राउनी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आपको एक एज मिलता है क्योंकि डेफिनेशन तो सब बच्चे लिखते हैं, जो रियल लाइफ के इंस्टांसेस का एग्जांपल देते हैं उन्हें ज्यादा मार्क्स एथिक्स के पेपर पे मिलते हैं। इसलिए ये जो एनसीईआरटी है ना, यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए गए वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो गीता राठौर का एग्जांपल दिया गया है जो कि सरपंच 2 बार चुनी गई, एक बार 1995 में और लेटर ऑन 2000 में। कहां से? सीहोर जिले, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में। उन्होंने बहुत सारे काम किए, इसलिए उनको दूसरी बार भी वहां की जनता ने चुना। क्या क्या काम किए उन्होंने? सड़कें बनवाई, स्कूल बनवाए, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट उन्होंने आवाज उठाई, साथ ही इन्वायरमेंट के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए उन्होंने जागरूकता फैलाई। इस तरह से बड़े से काम उन्होंने अपने जिले में, अपनी पंचायत के जब तक वो सरपंच रही उन्होंने किए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है सरपंच का, जो कि है कहां की? वेंगाई वसल विलेज की, जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में एक ऑर्डर निकलता है कि 2 हेक्टेयर जमीन जो है उसे 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। और ये जो 2 हेक्टेयर लैंड था वो इस पर्टिकुलर विलेज के अंडर आता था, इस पंचायत के अंडर। उस जिले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे, जो डीसी थे पर्टिकुलर बंगाई विसल विलेज डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने ये ऑर्डर दिया सरपंच को, पंच को, पंचायत सेक्रेटरी को कि इस पर्टिकुलर हेक्टेयर लैंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। पर सरपंच ने, प्रेसिडेंट ने ये करने से इनकार कर दिया। उनके खिलाफ जो है डीसी ने फिर ऑर्डर निकाला कि लैंड को जबरदस्ती एक्वायर कर दिया जाए। और देन सरपंच ने इनके अगेंस्ट हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी कि वो उनके हकों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट में जज ने उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया और जो जजमेंट दी वो वाज द इन द फेवर ऑफ डीसी। बट लेटर ऑन उन्होंने दोबारा से केस किया फॉर द डिवीजन बेंच। डिवीजन बेंच मतलब पहले एक सिंगल जज ने ऑर्डर पास किया, देन मल्टीपल जजेस जब केस सुनते हैं, तो डिवीजन बेंच ने फाइनली उनके फेवर में ऑर्डर जो है जजमेंट दी और ये कहा कि ये ना केवल ये पंचायत के जो राइट्स है, पंचायत के जो हक है, उनके जो आप एक तरह से पावर है, ये उसकी वॉयलेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर हेक्टर लैंड वो विलेज के अंदर आता है, तो वो दिया जाए, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो कि ना हो, उसका जो फाइनल अथॉरिटी है दैट इज विद द पंचायत। तो आप इन दोनों एग्जांपल से हमें क्या पता चलता है कि ये जो चेंजेस ग्राउंड लेवल पे आ रहे हैं, ठीक है, ये आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उनको जब से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, जब से उनको वो अथॉरिटी दी गई है, तभी से लोकल लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर इस तरह के चेंजेस जो है वो देखे जा रहे हैं। सो इट इज क्लियर कि जब
आपको ग्राउंड लेवल पे निचले दर्जे से हमें चेंज लाने की जरूरत है, तो ये जरूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट भी उतने स्तर पर आकर काम करे। ठीक है, सो लोकल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, लेट मी ओके एनलार्ज इट, यस ओके, जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो लोकल गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट जो कि विलेज या डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर होती है। ठीक है, ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट लोगों के सबसे पास होती है, बिकॉज इट इज वेरी क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल। गांव में पंचायत है और पंचायत के लोग जो है वो उसी गांव में रहते हैं, सरपंच जो है उसी गांव में रहते हैं। जबकि आप जिस स्टेट में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, आपको उस राज्य के एमपी से मिलना आपके लिए बहुत मुश्किल है, चीफ मिनिस्टर से मिलना आपके लिए बहुत मुश्किल है। बट अगर आप उस गांव में रहते हैं, आप उसके पंच से भी मिल सकते हैं, वहां तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, सरपंच से भी मिल सकते हैं। तो जो ये गवर्नमेंट है वो लोगों के बहुत ज्यादा क्लोज है और लोगों की जो डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो इजीली उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो बहुत जरूरी हो जाती है फॉर अ पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या कर रही है। पहला, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि जो पावर है वो सेंटर से स्टेट पे आई और स्टेट से अब वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आई है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज हुई है, डिस्ट्रीब्यूट हुई है, अब वो अथॉरिटी उनके पास भी आई है और वहां से, क्योंकि वो लोगों के सबसे करीब है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पीपल फ्रेंडली भी है। लोगों के करीब है, उनके आप एक तरह से कहें एक्सेस में है, तो पीपल फ्रेंडली भी है और एफिशिएंट भी है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में लोगों के आते हैं तो लोग उनको अकाउंटेबल भी रख सकते हैं और एफिशिएंसी जो है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो गीता राठौर की जो स्टोरी है वो ये पता चलता है हमें कि उन्होंने कितना ड्रास्टिक चेंज लाया है अपनी पर्टिकुलर विलेज में, बिकॉज ऑफ देयर प्रोएक्टिव रोल। ठीक है, तो अगर पंचायतों को एक पावर दी जाए, उनको मीन्स दिए जाए, तो वो इस तरह से ड्रास्टिक चेंज विलेज के लेवल पे, छोटे शहरों के लेवल तक ला सकते हैं। ठीक है, और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र का क्या मतलब है? लोकतंत्र का जो मतलब आता है दैट इज पीपल पार्टिसिपेशन। उसका बेस ही, लोकतंत्र की जो एक तरह से आप कहें आइडियोलॉजी है या बेस है, दैट इज पीपल पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, प्रतिनिधि या तो वो प्रतिनिधि के द्वारा करें, प्रतिनिधि को चुनने में उनकी पूरी हो। ठीक है, तो पीपल पार्टिसिपेशन इज द की ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, और इट इज ऑल्सो अबाउट अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, जिम्मेदारी। जब लोग पूरी भागीदारी देते हैं डिसीजन बनाने में, अपने प्रतिनिधि चुनने में, और जो गवर्नमेंट है वो उनकी एक्सेस में है, ठीक है, क्लोज टू देम है, तो उनको अकाउंटेबल ठहराना, उनको जिम्मेदार ठहराना और सरकार का अपने कामों के लिए जिम्मेदारी लेना भी इजी हो जाता है। ठीक, स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट एंश्योर बोथ एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड पर्पसफुल अकाउंटेबिलिटी। तो जो दोनों एम है लोकतांत्रिक व्यवस्था के, कि एक तो लोगों की भागीदारी हो, दूसरा अकाउंटेबिलिटी हो सरकार की, ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये दोनों चीजों को इंश्योर करती है। ठीक है, क्योंकि लोकल लेवल पे पंचायत की इलेक्शंस हो रही हैं, सब गांव के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम है वो पंचायत को बता रहे हैं, और पंचायत अगर उसे फुलफिल नहीं कर रही है तो उसे चेंज कर दिया जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी है, एक्सेस में है। ठीक, चलिए, इट इज नेसेसरी दैट in the democracy task which can be performed locally should be left in the hands of local people and their representative। तो जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि एक गांव की क्या प्रॉब्लम है, क्या डे टू डे प्रॉब्लम्स को उनको जूझना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, ये वहां के लोग बेहतर तरीके से जान सकते हैं कंपैरेटिवली एक दिल्ली में बैठा हुआ मिनिस्टर। ठीक है, क्योंकि दिल्ली की जो प्रॉब्लम्स है, वहां का जो इन्वायरमेंट है, वहां की जो आप एक तरह से कहे इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स या आप एक तरह से फाइनेंसेस की, वो एकदम डिफरेंट है एज कंपेयर टू कोई तमिलनाडु के फार फ्लंग एरियाज में या पेरिफेरल एरियाज में जो विलेज रहता है उसकी प्रॉब्लम्स है। और आप एक थंब रूल यूज नहीं कर सकते, आप एक पॉलिसी बनाएं और उसे यूनिवर्सली आप एक तरह से कहीं इंप्लीमेंट कर दें तो हर एक के लिए उसका इक्वल बेनिफिट नहीं होगा। इट नीड टू बी सिचुएशन के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, उनके पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के हिसाब से, इट नीड टू बी पर्सन स्पेसिफिक और सिचुएशन स्पेसिफिक।
ठीक है। इसके लिए जो लोकल पंचायत है वो उन्हीं गांव से होते हैं, उन्हीं गांव के मेंबर्स होते हैं, और दे बेटर नो, और उनका आप एक तरह से बोले सोल्यूशन भी दे बेटर कैन एनालाइज द सोल्यूशन ऑल्सो। ठीक है, चले नाउ ग्रोथ ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अगर हम ग्रोथ की बात करें कि हमारे देश में ये जो पंचायती सिस्टम है ये किस तरह से शुरू हुआ, तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की तरफ देखें तो बहुत पुराने से, जब यहाँ राजा महाराजा भी रहते थे तब भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी। ऑल्दो उनके पास उतनी पावर, उतनी अथॉरिटी नहीं होती थी, रिटन रूल्स नहीं थे, लेकिन ये पंचायत सिस्टम काफी देर से हमारे देश में चल रहा है। विलेज लेवल पे वो बहुत सारे इश्यूज को रिजॉल्व करते थे। ठीक है, जो भी गांव के लोगों की प्रॉब्लम्स होती थी वो पंचायत के पास लेके आते थे, और पंचायत भी उन्हें जो सही लगता था उस तरह का फैसला करते थे। कोई रिटन सेट ऑफ रूल्स नहीं था। अगर बात करें कि एक्चुअल इसकी स्टार्टिंग कब हुई है, दैट इज इन द 1882। लॉर्ड रिपन जो है वो उनको कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पर 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एक तरह से आप कहें फॉर्मलाइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, इस तरह से वो वॉइस रॉय थे 1882 में, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी उन्हें कहा जाता है। उन्होंने स्टार्ट किया इस तरह के लोकल बोर्ड्स को एस्टैब्लिश करना। ठीक है, लेटर ऑन इसके बारे में बहुत सारे प्रावधान लिखे गए जो ब्रिटिश सरकार कानून लाती रही। जैसे एक कानून उन्होंने लाया 1919 में, एंड लेटर ऑन इन 1935 ऑल्सो। इन दोनों कानूनों में विलेज पंचायत के बारे में लिखा गया, ये कहा गया कि विलेज पंचायत हर एक गांव में स्टैब्लिश की जाए, वहां के मेंबर्स जो है चुने जाए। ठीक है, उनके बारे में और उनके पावर्स के बारे में थोड़ा सा इन दोनों एक्ट्स में या कानूनों में लिखा गया। ठीक है, उसके बाद जब स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था उस टाइम पे भी जो महात्मा गांधी थे उनका बहुत ज्यादा एक तरह से कहें सपोर्ट था टुवर्ड्स द विलेज पंचायत। इवन जब हमने डीपीएसपी की बात की थी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर भी डीपीएसपी जो होते हैं वो एक तरह से गाइडलाइंस होती हैं राज्यों के लिए कि राज्यों को किस डायरेक्शन में काम करना है। डीपीएसपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट है टू एस्टैब्लिश द विलेज पंचायत। ये डीपीएसपी में से एक कानून, एक तरह से आपका प्रोविजन जो है वो ये भी है कि विलेज पंचायत को एस्टैब्लिश करना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और ये जो है ये आता है फ्रॉम द गांधीजीज आइडियोलॉजी। गांधीजी वाज इन द सपोर्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग विलेज पंचायत। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के समय पे डीपीएसपी को हमारे संविधान में रखा गया और उसमें ये कहा गया कि राज्यों को विलेज पंचायत बनाना उनकी जिम्मेदारी है। बट जैसा हमने पढ़ा था कि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब कि ये अगर वो विलेज पंचायत एस्टैब्लिश नहीं करते हैं तो आप इनके खिलाफ जाके कोर्ट में पिटीशन नहीं फाइल कर सकते। ठीक है, इट इज नॉट कंपल्शन, इट इज जस्ट गाइडलाइन, इट इज जस्ट डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये कहा तो गया बट पूरे देश में विलेज पंचायत एस्टैब्लिश नहीं हुई उस तरह से जिस हिसाब से होनी चाहिए, और ना ही उनको उतनी अथॉरिटी या पावर दी गई। ठीक है, और जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है वो, और साथ ही जब संविधान बन रहा था तब हमारे फ्रीडम फाइटर्स को ये पता था कि जब देश ब्रिटिश सरकार के अंडर था तो मैक्सिमम पावर वाज विद द हैंड ऑफ गवर्नर जनरल। ठीक है, जो भी गवर्नर जनरल अपॉइंट किए जाते थे ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हीं के पास सारी पावर्स होती थी। ऑल्दो इलेक्शंस होते थे, हमारे देश से भी लोग चुने जाते थे लेजिस्लेचर में, लेकिन उनके पास उतनी पावर्स नहीं होती थी, ना ही वो बजट डिस्कस कर पाते थे, ना क्वेश्चंस पूछ पाते थे। धीरे धीरे उन्हें थोड़ी पावर्स दी गई बट स्टिल जो मैक्सिमम पावर थी वाज विद द गवर्नर जनरल। तो ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने एक्सपीरियंस की थी कि ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है वो देश की बढ़ोतरी के लिए, देश की प्रोग्रेस के लिए हानिकारक है। तो ये तो उनको पता था कि संविधान में हमें ये मेंशन करना होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, तभी फेडरल स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो है वो डीपीएसपी में डाला गया, लेकिन स्टिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उसे नहीं प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, ओके, और ये जो सब्जेक्ट्स जब हमने पढ़े थे दैट इज इन द 7th शेड्यूल, जो लिस्ट लिखी गई है जिसपे आप कानून बना सकते हैं। 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसपे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दोनों कानून बना सकती हैं। तो ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का टॉपिक है, लोकल गवर्नमेंट का, ये स्टेट्स को असाइन किया गया था कि ये राज्यों पर है। जैसा डीपीएसपी में मेंशन किया है कि वो गाइडलाइंस है राज्यों की, तो राज्यों पे है कि वो अपने कानून बनाए और अपने हिसाब से, जिस हिसाब से उन्हें लगता है कि उनके राज्यों में इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, वो उस तरह से उसे अरेंज करें। ठीक है, बट लेटर ऑन ये कहा गया, ये देखा जाने लगा कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो उनको एडिक्वेट इंपॉर्टेंस नहीं मिली है।
कहने के लिए पंचायत बना दी गई है, बट ना ही उनके पास फाइनेंसिस है, ना ही उनके पास पैसे हैं कि वो विलेज की ग्रोथ के लिए कुछ काम कर पाए, और ना ही उनके पास पावर्स है, ना ही उनके पास अथॉरिटी है। तो एक तरह से वो सिर्फ आप बोले रबर स्टैंप की काम कर रही है, कि सिर्फ नाम के लिए वो बॉडी एग्जिस्ट करती है, पर एक्चुअल में इट डज नॉट हैव एनी टीथ। ठीक है, कोई भी उनके पास एक्चुअल परफॉर्मेंस करने के लिए ना ही उनके पास मीन्स है। तो लेटर ऑन इसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की जाने लगी कि इसे संविधान में एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए, एक्सेस पावर इसको देनी चाहिए, एक रिटन सेट ऑफ रूल्स इसके बारे में लिख दिए जाने चाहिए जो पूरे देश में फॉलो किए जाए, कि कब इनकी इलेक्शन हो, कौन इसमें इलेक्ट हो सकता है, कितने मेंबर्स इलेक्ट हो सकते हैं, तो इन सब के बारे में लिखा जाए और उसे एक आप एक तरह से रिटन सेट ऑफ रूल्स हो जाए। उसी को प्रोवाइड करने के लिए लेटर ऑन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लाया जाता है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो संविधान है वो फ्लेक्सिबल और रिजिडिटी दोनों का बड़ा ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। उसमें कुछ चेंजेस आप ला सकते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस, कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं किए जा सकते, जिसको कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और कुछ फीचर्स है जो कि चेंजिंग नीड्स के हिसाब से बदले जा सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रखा गया है। तो ये इसीलिए बनाया गया ताकि समय के साथ संविधान में भी परिवर्तन लाया जा सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये दोनों अमेंडमेंट्स, ये दोनों चेंज आप एक तरह से कहें संविधान में लाए गए, जिसके अंडर पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अर्बन लोकल बॉडी एंड विलेज लोकल बॉडी, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। ठीक, बट इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई और गांव के स्तरों पर एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क नहीं हुआ। पहला 1952 में स्टार्ट होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये विलेज के स्तर पे, गांव के स्तरों पे था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जितने भी विलेज में लोग रहते हैं वो सब मिलकर विलेज की डेवलपमेंट के लिए डिसीजन लेते हैं और काम करते हैं। बट स्टिल ये सक्सेसफुल उतना नहीं हो पाया। यहाँ पे पावर दी गई कि गांव के सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, स्कूल बनना है, हॉस्पिटल बनना है, रोड्स बनने हैं, बट स्टिल जो है ना उनको फाइनेंसेस भी दिए गए, स्टिल इसकी सक्सेस नहीं हुई। सक्सेसफुल ना होने का रीजन था जो डाइवर्सिटी या डिस्क्रिमिनेशन थी। ऑल्दो हमारे देश में संविधान में लिखा गया कि सब इक्वल है, लेकिन लोगों की मानसिक स्थिति तक ये बात नहीं पहुंची थी। वो जो कास्टिज्म है, जो आप एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है, वो स्टिल गांव में थी। लोग दूसरी कास्ट के लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार ही नहीं थे। ऑल्दो कानून देयर वाज इन एक्शन, स्टिल ये चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाई। और ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिस तरह से सोच के इसे लाया गया था, उतना इसका सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, सो लेटर ऑन 1992 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, तो हमारे गवर्नमेंट का 3 स्तरों पे काम स्टार्ट हो जाता है, दैट इज सेंटर, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और बहुत सारी स्टेट्स जो है वो इस्टेब्लिश करती हैं पंचायत। ठीक है, उनके एस्टैब्लिश होने के बाद भी देयर वाज सम पंचायत विच वाज ऑलरेडी एग्जिस्टेंस, बट लेटर ऑन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इट वाज मेड मैंडेटरी कि हर राज्य के हर गांव में देयर शुड बी अ विलेज पंचायत। ठीक है, ओके। और इस प्रोसेस में टू प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बहुत सारी कमेटीज आई, बहुत सारी कमेटी का गठन किया गया सरकारों द्वारा ये देखने के लिए कि किस तरह की पावर जो है वो पंचायतों को देनी चाहिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को देनी चाहिए, कितनी ज़्यादा अथॉरिटी होनी चाहिए, उनके पास फाइनेंसेस कहाँ से आने चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए। इन सब के बारे में टाइम टू टाइम बहुत सारी कमेटी बिठाई गई। ठीक है, जैसे बलवंत राय कमेटी है, ठीक है, GVK राव कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी है, इस तरह से बहुत सारी कमेटीज बिठाई गई और फाइनली जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाता है बाय द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1992 में आता है। 73rd से जो है वो प्रोवाइड किया जाता है विलेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, और 74 से प्रोवाइड किया जाता है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्टेटस। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड होता है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में संविधान में उनको एक जगह मिल जाती है, एक रिटन सेट ऑफ रूल्स हो जाते हैं। अब एक प्रॉपर रूल्स हैं जिसके हिसाब से ही इलेक्शंस होने हैं। तो एक आप एक तरह से कहें ना, क्लियर कट क्लैरिटी है अबाउट द पावर्स, अथॉरिटी एंड फाइनेंसेस ऑफ लोकल बॉडीज।
ठीक, अब किसी तरह का डायलमा या कंफ्यूजन नहीं है रिगार्डिंग देयर पावर्स। ठीक, ओके। We have noticed earlier that local government in a state subject, states are free to make their own laws in the subject, but once the constitution was amended, the states had to change their laws about local bodies in order to bring these in conformity with the amended constitution. ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि इससे पहले जो था वो एक स्टेट सब्जेक्ट था, उस पर राज्य की सरकारें कानून बना सकती थी अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से, बट जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो राज्यों को, हर राज्य के लिए ये कंपलसरी हो गया, मैंडेटरी हो गया कि वो अपने कानूनों को बदले इस हिसाब से कि वो इन कन्फर्मिटी आ जाए, उसके हिसाब से हो जाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है पंचायतों और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट की बात करें इसके हिसाब से जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है विलेज के लेवल पे वो भी काम करेगी एट अ 3 लेवल, 3 स्तरों पे काम करेगी। ऐसे तो 3 स्तर हैं ही हमारे सरकार के, सेंटर, स्टेट और विलेज, लेकिन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विलेज की है उसके भी 3 स्तर होंगे। ठीक है, उसके भी 3 टायर्स होंगे। कौन कौन से? पहला होगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत एक विलेज के लेवल पे, ठीक है, कोई भी गांव है, सपोज आपका एक स्टेट है, फॉर दैट मैटर हम एग्जांपल लेते हैं राजस्थान के, आप राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान की स्टेट है, राजस्थान में बहुत से गांव, तो हर एक गांव में एक ग्राम पंचायत होगी। ठीक है, तो एट द लेवल ऑफ विलेज देयर शुड बी अ ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर आएगा इसका ब्लॉक के लेवल का, ठीक है, जिसे कहा जाता है विलेज समिति। ठीक है, वो होगी ग्राम पंचायत, ये होगी विलेज समिति, जो कि ब्लॉक के लेवल पे होगी। अब ब्लॉक क्या हुआ? बहुत सारे विलेज हैं, 4, 5, 6 विलेजेस को जोड़ के एक ब्लॉक बनता है। ठीक है, सो अगर सपोज राजस्थान में 100 विलेज हैं, तो 10-10 के विलेज का ग्रुप बनाकर एक ब्लॉक बना दिया गया, तो टोटल कितने ब्लॉक्स हो गए? 10 ब्लॉक हो गए। तो हर एक ब्लॉक में एक विलेज समिति होगी। उस विलेज समिति में जो मेंबर्स होंगे वो उन सभी गांव से आएंगे जो कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर पड़ते हैं। ठीक है, अब एक ब्लॉक में कितने गांव होंगे वो राज्य से वेरी कर सकता है, स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, वो कोई कंपलसरी नहीं। बस आप इतना समझे कि ब्लॉक क्या है? ब्लॉक विलेज का समूह है। ठीक, ये हो गया सेकेंड लेवल पे। तीसरे लेवल पे आ गया जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर उसे कहते हैं जिला पंचायत। ये एक ही होगी, हर डिस्ट्रिक्ट की एक। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट की एक। ठीक है, अब एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें बहुत सारे गांव हैं, हर गांव में ग्राम पंचायत होगी। 10-12 गांव को जोड़कर, 5-7 गांव को जोड़कर एक ब्लॉक बना दिया जाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सब को जोड़कर जिला परिषद बना दिया जाएगा, जिला पंचायत बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्तर होंगे लोकल गवर्नमेंट के। ठीक, ग्राम पंचायत, विलेज समिति या ब्लॉक पंचायत भी आप इसे कह सकते हैं, और तीसरा हो गया जिला पंचायत। ठीक है, साथ ही जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया तो यह भी कहा गया कि हर विलेज में, हर गांव में एक ग्राम सभा बनाई जाएगी। ग्राम सभा बनाई जाएगी। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा का मतलब है कि उस पर्टिकुलर गांव में हर वो इंसान जो 18 साल से ऊपर है, जो वोट डाल सकता है, he or she will be the member of ग्राम सभा। ठीक है, तो ग्राम सभा हो गई all the members of a particular village having age above than 18 years। ठीक है, और ग्राम सभा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पंचायत में, क्योंकि यही अपॉइंट करते हैं, यही चुनते हैं सरपंच को, पंचों को, और फाइनल डिसीजन में एडवाइस देने का भी हक ग्राम सभा का होता है। ठीक है, अब बात करें इलेक्शंस की, तो तीनों लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं ना, दैट इज डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं। डायरेक्ट जहां पे आप अपने प्रतिनिधि डायरेक्टली चुनते हैं वोट डाल के। इनडायरेक्ट का मतलब होता है जहां पे आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि दूसरे प्रतिनिधि को चुनते हैं, जो कि आप एक तरह से देखें राज्यसभा की इलेक्शन में होता है। राज्यसभा की इलेक्शन में एमएलए चुनते हैं एमपीज को, दैट इज इनडायरेक्ट। उन एमएलए को हमने चुना है डायरेक्टली, दैट इज डायरेक्ट। तो ये जो तीनों स्तरों की है ना पंचायत, इन तीनों स्तरों पे जो इलेक्शन होती है वो डायरेक्ट होती है।
इस बात का आप ध्यान रखें, देयर इज अ डायरेक्ट इलेक्शन, साथ ही हर 5 साल बाद ये इलेक्शन होती है, एवरी 5 years। और ये इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन सिर्फ राज्यसभा लोकसभा के लिए इलेक्शन कराता है और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ये जो पंचायत की इलेक्शन होती है ना, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। और अगर पंचायत 5 साल से पहले उसे डिसॉल्व कर दिया जाए, जैसे लोकसभा भी हो जाती है टाइम से पहले डिसॉल्व, उस तरह से अगर ये भी 5 साल से पहले डिसॉल्व हो जाए तो विद इन 6 मंथ इसकी इलेक्शंस करा दी जाती हैं। ठीक है, तो 5 सालों के बाद तो होगी, अगर ये 5 साल से पहले डिसॉल्व होगी तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कंडक्ट करा दिए जाते हैं। बात करें रिजर्वेशन की कि क्या यहां पे कुछ रिजर्वेशन दी गई है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिजर्वेशन है फॉर द विमेन। टोटल सीट का जो 1/3% है, या आप कहें 33%, दैट इज रिजर्व फॉर द विमेन। ठीक है, जो पंचायत के लिए जो भी डायरेक्ट इलेक्शन होगी उसका 33% जो है वो विमेन के लिए रिजर्व रखा जाएगा, ना केवल मेंबर्स का बल्कि सरपंचेस का भी। ठीक है, सरपंचों की सीट्स को ही रिजर्व नहीं रखा गया, सरपंचों की सीट्स को भी रिजर्व रखा गया। साथ ही रिजर्व रखा गया है फॉर द SC एंड ST इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। उसमें कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉपुलेशन। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है उस हिसाब से उनको रिजर्वेशन दी गई है। और ये बात भी स्टेट पे रखी गई है कि अगर वो ओबीसी को देना चाहते हैं, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस को देना चाहते हैं, तो उनको भी रिजर्वेशन दे सकते हैं। इट इज अप टू द स्टेट्स ओनली। ठीक है, बट ये जो 33% है दैट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टेट्स एंड SC STs के लिए भी कंपल्सरी है इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। और ये रिजर्वेशन भी इज इन द बोथ कैटेगरीज, मेंबर्स में भी और सरपंचेस के लिए भी, अध्यक्षों के लिए भी। क्लियर हो गया? नाउ कमिंग टुवर्ड्स द ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट। ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट का मतलब है कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट या मुद्दे दिए गए हैं जिनपे उनका कंट्रोल है, जिसपे वो कानून बना सकते हैं, जिसपे वो फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। तो टोटल ऐसे 29 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 29 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि पहले स्टेट लिस्ट में आते थे, उस पर राज्य सरकारें कानून बना सकती थी, बट अब इन मुद्दों को पंचायतों को दे दिया गया है कि पंचायत उन पे जो है डिसीजन ले सकती हैं और स्टेट की वेलफेयर के लिए काम कर सकती हैं। अब इन 29 में से कौन कौन सा पंचायत को दिया जाएगा, या कुछ एक्स्ट्रा दिया जा सकता है या कुछ कम देना है, ये भी पावर स्टेट्स के पास रखी गई है। ठीक है, ईच स्टेट डिसाइडेड हाउ मेनी ऑफ दीज 29 सब्जेक्ट्स वुड ट्रांसफर टू द लोकल बॉडी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है कि इन 29 में से ही पावर जो है, या आप एक तरह से कहें डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो पंचायत को शिफ्ट करनी है, ट्रांसफर करनी है। अब इन 29 में से कितनी ट्रांसफर करनी है, ये फाइनल डिसीजन स्टेट्स पे छोड़ा गया है। ठीक है, दीज आर द लिस्ट, ये है वो सारी लिस्ट, वो सारे सब्जेक्ट्स जो कि जिनमें से कुछ की पावर या सभी की पावर, इट डिपेंड अपॉन द स्टेट, पंचायत को ट्रांसफर कर दी गई है। कौन कौन सी है? एग्रीकल्चर, माइनर इरिगेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, रूरल हाउसिंग, गांव में जो घर बनाए जाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, बिजली की व्यवस्था कराना, पॉवर्टी एलिवेशन, एजुकेशन, एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लाइब्रेरीज, कल्चरल एक्टिविटीज, मार्केट्स एंड फेयर्स। तो इस तरह से बहुत सारी पावर्स जो है उनको ट्रांसफर की गई है पंचायत को। आर्टिकल 243G क्या कहता है? पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, द लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट मे बाय लॉ एंडो द पंचायत with such power and authority with respect to the matters listed in the 11th schedule। तो 11th शेड्यूल जो है, टोटल 12 शेड्यूल होते हैं हमारे संविधान में, उसमें जो 11th शेड्यूल है वो पंचायत से डील करता है और 12th शेड्यूल डील करता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। ठीक है, इन्हीं 11th शेड्यूल में लिखा गया है कि जो 29 सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कुछ की पावर जो पंचायत को ट्रांसफर करनी है। अब कितनी करनी है कितनी नहीं वो स्टेट्स पर है, और इसी के बारे में लिखा गया आर्टिकल 243G में। ठीक है, So, 73 amendment were not made applicable to the areas inhabited by the आदिवासी population. Very important कि ये जो संविधान में चेंज लाया गया, 73 अमेंडमेंट लाई गई, पंचायत की बात की गई, इसके प्रोविजन जो हैं वो उन एरियाज में एप्लीकेबल नहीं हुए, लागू नहीं किए गए जहां पे आदिवासी लोग रहते हैं। ठीक है, आदिवासी लोग, उनके लिए एक अलग तरह का प्रोविजन बनाया गया।
पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, वो लेटर ऑन उसे एक्सटेंड किया गया 1996 में। ठीक है, अब इसका क्या रीजन था? इसका रीजन ये था कि आदिवासी की जब हम बात करते हैं तो उनका कल्चर अलग है, उनके जीवन जीने का तरीका अलग है, उनका एजुकेशन लेवल हम देखें अलग है, उनकी इकोनॉमी की बात करें तो वो ज्यादातर आप एक तरह से स्लैश एंड बर्निंग वाली एग्रीकल्चर प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी भी बहुत आप एक तरह से फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, जंगलों में रहने वाले हैं, उनकी वर्शिप का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, पॉपुलेशन की बात करें तो स्टैग्नेंट पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से उनका टोटल आप एक तरह से बोले उनका जीवन जीने का तरीका मेन स्ट्रीम सोसाइटी से टोटली डिफरेंट है। और उनके कल्चरल को ऑटोनॉमी देना, उनके कल्चर को बचाना, उन्हें इस तरह की स्वतंत्रता देना कि वो अपनी संस्कृति को बचा के उसे आगे बढ़ा सके, उसके लिए उनके लिए एक सेपरेट आप बोले कानून लाया गया। ठीक है, और ये जो नया सेपरेट पंचायत सिस्टम उनके लिए स्टैब्लिश किया गया, प्रोविजंस स्टैब्लिश किए गए, उसमें ये ध्यान रखा गया कि इन कम्युनिटीज के जो भी राइट्स हैं, ठीक है, रिसोर्सेज को मैनेज करने के, क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं, जंगलों से ही मिलने वाली चीजों पे जीवन यापन करते हैं, उसी से अपना जीवन काल चलाते हैं, तो उन्हें पूरा हक दिया जाए कि वो अपने रिसोर्सेज को बचा सके। तो जब हम बात करते हैं पीसा की, दैट इज या फिर जो कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, जहां पे ये आदिवासी लोग रहते हैं, उन पे जब एक्सटेंशन किया गया पंचायत एरिया पंचायत लॉ का, तो वहां पे ज्यादा अथॉरिटी जो है ग्राम सभा को दी गई है। ग्राम सभा, वहां के आदिवासी लोग, उनको ज्यादा अथॉरिटी दी गई है कि अगर कोई लैंड चेंज करना है, कुछ डिसीजन लेना है, कोई जुडिशरी जज मतलब किसी भी कंफ्लिक्ट का डिसीजन लेना है, तो फाइनल अथॉरिटी जो है ग्राम सभा के पास रखी गई है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट कराता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज स्टेट फाइनेंस कमीशन, सेंटर के लेवल पे होती है नेशनल फाइनेंस कमीशन, जो कि हर 5 साल बाद गठित की जाती है प्रेसिडेंट द्वारा। उसका काम ये होता है कि ये डिसाइड करना कि जो भी टैक्स से रेवेन्यू आ रहा है उसे केंद्रीय और राज्यों के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। उसी तरह से राज्यों के स्तरों पर हर 5 साल बाद गवर्नर जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन, जिसको कहा जाता है स्टेट फाइनेंस एंड कमीशन। इसका काम ये होता है कि वो ये डिसाइड करे कि कितनी फाइनेंसेस, कितना आप एक तरह से कहे पैसा पंचायतों को शिफ्ट किया जाए, ऐसे कौन से टैक्स हो, ऐसे कौन से फाइन्स हो, ऐसे कौन सी फीस हो जिन्हें लगाने का जो हक है वो पंचायत को दिया जाए, कितना रेवेन्यू पंचायत को दिया जाए। ये जो डिसाइड है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन करती है, और हर स्टेट अपने अपनी फाइनेंस कमीशन को गठित करती है 5 साल बाद, और वही डिसाइड करते हैं किस तरह से जो रेवेन्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, नेक्स्ट आता है 74th अमेंडमेंट एक्ट। 73 में बात की गई थी विलेज पंचायत की, और 74th में बात की गई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। म्युनिसिपैलिटी की बात करते हैं तो ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, यानी कि शहरों के स्तर पर। अब शहर भी बहुत डिफरेंट होते हैं, शहरों को अगर आप कहें डिस्टिंग्विश रखना है विलेज से, तो उसके 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं। ठीक है, सेंसस के हिसाब से उसके 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं। पहला है कि जहां पे कम से कम 5000 पॉपुलेशन हो, 5000 या उससे ज्यादा की पॉपुलेशन हो। दूसरा कहा गया है कि उसके 75% लोग जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड ना हो, किसी तरह का व्यवसाय करते हो, सर्विस सेक्टर पे हो, पर एग्रीकल्चर पे वो डिपेंड ना करते हो। ठीक है, और तीसरा कहता है कि डेंसिटी है, जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो कितनी हो, 400% पर स्क्वायर मीटर, मतलब हर स्क्वायर मीटर पे कम से कम 400 लोग पाए जाए, तो डेंसिटी ज्यादा हो। इन 3 क्राइटेरियाज पर शहर को गांव से डिस्टिंग्विश किया जाता है। तो वो सारी जगहें जहां पर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। ठीक है, जिनको नगर पालिका कहा जाता है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है उन्हें कहा जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, जो छोटे नगर हैं उनमें होती है नगर पालिकाएं। ठीक है, और कैंटोनमेंट बोर्ड्स होते हैं, जो एरियाज आप एक तरह से कहें डिफेंस फोर्सेस के अंडर पड़ते हैं। टाउनशिप मैनेजमेंट्स भी होती है। इट डिपेंड्स अपॉन कि दैट पर्टिकुलर टाउन और दैट पर्टिकुलर सिटी एरिया वो किसके अंडर आता है, क्या उसकी लोकेशन है। कोस्टल एरियाज में आता है, टाउनशिप है, किसी प्राइवेट कंपनी के अंडर आ रहा है, कैंटोनमेंट एरिया है, उस हिसाब से उनके नाम अलग अलग रखे गए हैं। बट जो ओवरऑल वर्क है दैट इज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द सिमिलर लाइन दैट ऑफ पंचायत। ठीक है, लेकिन इनके जो मेंबर्स है वो वेरी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नगर पालिका के ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, बट आप बात करें कैंटोनमेंट एरिया की, टाउनशिप्स की, तो उनके नॉर्मली नॉमिनेटेड होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट।
तो सभी ये लेजिस्लेशन जब पास हुआ तो ये मैंडेटरी कर दिया गया हर राज्य के लिए कि वो अपने अपने राज्यों में विलेजेस पंचायत को एस्टैब्लिश करवाएंगे। और स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड फ्यू अदर्स हैव इन फैक्ट हैड 3 इलेक्शन सो फॉर। ठीक है, अभी तक वो 1994 से 2004 तक 3 इलेक्शंस वो कंडक्ट करा चुके। ठीक है, आज की बात करें तो हमारे देश में 600 जिला पंचायत हैं, 6000 ब्लॉक और कम से कम 2,40,000 ग्राम पंचायत एग्जिस्ट करती हैं। 2,40,000। ठीक है, और सिटीज की बात करें तो 100 सिटी कॉर्पोरेशन है, 1400 म्यूनिसिपैलिटीज हैं और 2000 नगर पंचायत हैं। ठीक है, हर साल 32 लाख, हर 5 साल बाद 32 लाख लोग चुने जाते हैं और 13 लाख उनमें से विमेन्स होती हैं। 32 लाख लोग चुने जाते हैं पूरे पंचायत में, जिसमें से 13 लाख जो है वो सिर्फ विमेन्स ही हैं। ठीक है, The presence of these local institutions is by itself a significant achievement and would create an atmosphere and platform for people participation in government. तो ये नंबर हमें दिखाता है कि पंचायत की एग्जिस्टेंस ही किस तरह से हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करती है और ये इंश्योर करती है कि लोग पूरी भागीदारी करें देश को चलाने में। ठीक, और यहां पर दिया गया रिजर्वेशन फॉर द विमेन, विमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए भी काम करता है। हम देखते हैं कि विमेन्स ने भी आगे आना शुरू कर दिया। ऑल्दो ये देखा गया कि रिजर्वेशन रखने के बाद भी बहुत समय तक ऑल्दो जो सीट्स थी वो विमेन्स के लिए रिजर्व थी, विमेन ही चुनी जाती थी, पर एक्चुअल पावर जो है उनके हस्बैंड के द्वारा एक तरह से कहे यूज की जाती थी। तो इसीलिए उसे कहा जाता था सरपंच पति। ठीक है, देखने के लिए विमेन है, विमेन ही है, सरपंच भी वही है, पंच भी, क्योंकि सीट उनके लिए रिजर्व है, लेकिन पावर होल्ड कर रहे हैं उनके हस्बैंड। दैट इज द पैट्रियार्कल सिस्टम की वजह से, क्योंकि वुमेन्स को उतनी नॉलेज नहीं है, उन्हें पता नहीं है राइट्स का, ही और शी इज नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स, उनकी क्या किस तरह से अथॉरिटी को उन्होंने इंश्योर करना है उनके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। बट स्लोली एंड स्टेडली जैसे जैसे इसके बारे में अवेयरनेस फैल रही है, औरतें आगे बढ़ रही हैं और अपने हकों का, अपने पावर्स का इस्तेमाल करके वो देश को भी आगे बढ़ा रही है। ठीक है, so these are the some newspaper cuttings regarding पंचायत न्यूज। ठीक है, ओके, वी हैव मोर देन 30 विमेन मेयर्स। अगर हम सिटी कॉर्पोरेशंस की बात करें तो वहां पे भी बहुत ज्यादा विमेन्स की, क्योंकि ये जो 33% रिजर्वेशन है ना, ये दोनों में है, अर्बन में भी और विलेज में भी। ठीक है, तो दोनों जगह ये देखी गई है। While reservation for scheduled castes and scheduled tribes are mandated by the constitutional amendment, most states have also made a provision to reserve seats for backward caste। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि SC/ST के लिए तो रिजर्वेशन रखा गया था इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, बाकी बैकवर्ड क्लास के लिए रखना है कि नहीं, दैट वाज अप टू द स्टेट्स। तो बहुत सारे राज्यों ने बैकवर्ड सीट्स के लिए, बैकवर्ड कास्ट के लिए भी रिजर्वेशन रखा है। ठीक है, ओके, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट असाइन एज मैनी एज 29 सब्जेक्ट्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, Many states have not transferred most of the subject to the local body. This means that the local body cannot really function in the effective manner. तो जो हमने डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा गया कि 29 सब्जेक्ट्स जो हैं ट्रांसफर किए जाएंगे पंचायत को। इनमें से कितने करने हैं, ये जो फाइनल डिसीजन है ये राज्यों को रखा गया। और आज की डेट में भी हम ये देखते हैं कि बहुत से राज्यों ने बहुत कम पावर्स ही पंचायतों को दी है, ट्रांसफर की है, जिससे कहीं ना कहीं पंचायत पीछे रह जाती है इफेक्टिव काम करने से। तो जरूरत ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज हो, उनको ट्रांसफर की जाए। यहाँ पे बोलिविया की एग्जांपल दी गई है, जहां पे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो हुई है वो बहुत ही इफेक्टिव हुई है। 1994 की बात की गई है, जहां पर पॉपुलर पार्टिसिपेशन के चलते कानून को डिसेंट्रलाइज किया गया, पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया, देश को डिवाइड कर दिया गया बहुत सारी म्यूनिसिपैलिटीज में। ठीक है, और 314 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बोलिविया की कंट्री को डिवाइड कर दिया गया। 314 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में पूरे देश को डिवाइड कर दिया गया छोटी छोटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। और यहाँ के लिए इलेक्शन हुए, और इलेक्शन जो होते थे जो उनको ओन करते थे दैट वाज मेयर। मेयर वाज द हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। उन्हें इलेक्ट किया जाता था लोगों के द्वारा। ठीक है, हर 5 साल बाद इलेक्शंस होती थी और उनको पूरी की पूरी पावर दी गई। हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है, दैट वाज टोटल पावर वाज ट्रांसफर टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। ठीक है,
और 20% ऑफ नेशन वाइड टैक्स कलेक्टर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग म्यूनिसिपैलिटीज। तो जितना भी रेवेन्यू सरकार के पास आता था उसका 20% जो है वो पंचायत को हैंड ओवर कर दिया जाता था। देखिए, अगर कोई भी प्रोग्रेस का काम करना है, चाहे केंद्र सरकार ने करना है, राज्य सरकार ने करना है, पंचायत ने करना है, सबसे ज्यादा जरूरी है फंड्स, पैसा। आपको सड़कें बनानी है, स्कूल्स बनाने हैं, कॉलेजेस बनाने हैं, पैसे की जरूरत है। बिना पैसे के सरकार प्रोग्रेस नहीं करा सकती देश को। तो जब तक फाइनेंसेस नहीं मिलेंगे, रेवेन्यू नहीं मिलेंगे पंचायत को, तो वो किस तरह से काम करेंगे। बोलिविया का एग्जांपल दिया गया है कि वहां पर 20% जो टैक्स का आता था, जितना भी रेवेन्यू, उसका 20% जो है सीधा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दिया जाता था। और उनको हेल्थ, एजुकेशन, इन सब मैटर्स में वो जो है उनकी अथॉरिटी थी। एंड म्युनिसिपैलिटीज को और भी हक दिए गए थे, जैसे कि वो मोटर व्हीकल्स पे, अर्बन प्रॉपर्टीज पे, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज पे टैक्सेस लगा सकते थे, और उन टैक्सेस से जितनी भी रेवेन्यू आता था, दिस वाज यूटिलाइज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ म्युनिसिपल सिटीज। ठीक है, तो हमारे देश में भी ऑल्दो पावर्स दी गई हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगा सकते हैं, पंचायतों घरों को लीज पे देके उसके टैक्स वो अर्न कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स है, इस तरह के बहुत से टैक्स हैं जो पंचायतों को या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को हक है लिवाई करने का, और वहां से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। बट दिस इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ द टोटल फाइनेंस। बाकी जो मैक्सिमम फाइनेंस है वो डिपेंड करते हैं राज्य सरकारों पे, कि राज्य सरकार कितना ग्रांट दे रही है। अगर राज्य सरकार ग्रांट नहीं दे रही है तो चाहकर भी पंचायत ज्यादा काम नहीं कर पाती। तो समय की ये नीड है कि ऑल्दो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है, इन्हें और ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम दी जाए, ताकि सही स्तरों पे ये काम कर सके। जैसा हमने एग्जाम्पल देखा कि ट्रू सेंस में पंचायत विलेजेस को ग्रो करा सकती है। ठीक है, नीड है जस्ट उनको ज्यादा अथॉरिटी देने की, ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम देने की। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। इसमें हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, जो भी इस चैप्टर में था। ऑल्दो इट इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन, अभी जब हम इसे स्टैंडर्ड बुक में पढ़ते हैं तो ये और ज्यादा डिटेल में है, इसकी और बहुत ज्यादा क्रिटिकलिटीज हैं, लेकिन आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। ठीक है, कि किस तरह की व्यवस्था हमारे देश में है और क्या उसकी कमियां हैं, किस तरह का सुधार लाने की जरूरत है। तो एक तरह से आप इस टॉपिक पे ना एक होलसम मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप एक मेंस क्वेश्चन जरूर लिखें जिसपे आप ये बताएं कि प्रेजेंट सिचुएशन पंचायत की, क्योंकि आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना यूपीएससी के, तो पंचायत से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। ठीक, तो आप उस आंसर में ये लिखेंगे कि पंचायत की जो सिस्टम है हमारे देश में, वो प्रेजेंटली उसका क्या स्टेटस है, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कहाँ वो लैक कर रही है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। इसके साथ आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।